स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक समझना चाहते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, वो हम लोग कॉलम के अंदर क्रिटिकल स्ट्रेस एंड क्रिटिकल लोड निकालना चाहते हैं। कॉलम का कंडीशन ये है कि उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड पिन जॉइंट पर है। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये एक बिल्डिंग लिया है, जिसमें ये इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये जो आपको एक कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर ये जॉइंट तो यहाँ पर वेल्डिंग है, तो ये तो फिक्स है, ये भी वेल्डिंग हो रही है, ये भी देखिए वेल्डिंग हो रही है। लेकिन ये जब यहाँ पर नीचे जुड़ता है, जैसे इसका फिगर ये यहाँ भी है, ये तीनों यहाँ पर एंड फिक्स हैं, और यहाँ पर जब जाता है तो इस बिल्डिंग को मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो पिन जॉइंट होता है। इस जगह पर यहाँ पर पिन जॉइंट है, और ये ऊपर जो तीनों है यहाँ पर ये तीनों भी ये सब फिक्स जॉइंट है, नीचे यहाँ पर पिन जॉइंट होता है। एक और इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये एक और बिल्डिंग का एग्जाम्पल है, एक और ये अर्थ को एक रेजिस्टिंग बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वेल्डेड जॉइंट है, मतलब यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पर जो होता है ये जब इधर आता है तो ये इसका दूसरा एंड जो होता है वो यहाँ पर पिन सपोर्ट है, मतलब पिन एंडेड कॉलम है, एक एंड पिन एंड है और एक एंड फिक्स है। तो ये जब ये जो होता है ये इसको वाइब्रेशंस को, एक एंड जो होता है वाइब्रेशन को ले सकता है। तो ये एग्जाम्पल है ऐसे कॉलम के जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड जो होता है पिन सपोर्ट या पिन एंड है। इसको समझने के लिए हम लोग एक ऐसा ही कॉलम ले लेते हैं। इसके इस एंड को मैं यहाँ से ऐसे इसको ग्रिप कर लेता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाएगा, और इसको ऐसे कर लेता हूँ तो ये पिन जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आप बकलिंग पोजीशन देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मेरा फिक्स है, जहाँ मैंने इसको फिक्स जॉइंट है, वहाँ पर आप देखिए वो कॉलम जो है काफ़ी देर तक स्ट्रेट चल रहा है, उसके बाद उसने बेंडिंग लेना शुरू किया है। और यहाँ पर ये तो एंड, यहाँ पर ये जो एंड होता है रोटेशन के लिए फ्री होता है, तो यहाँ पे रोटेशन के लिए फ्री है। यहाँ पर कोई कुछ डिस्टेंस तो कुछ भी स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो है ये फोर्थ केस है कॉलम का, इसका ऐसे बकलिंग होता है जब वन एंड फिक्स हो जाता है और एक एंड जो होता है पिन जॉइंट होता है, तो ऐसे बकलिंग होता है। इसी को मैंने कॉलम को हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पर इसका ड्राइंग बनाया है। ए बी कॉलम है जिसके दोनों एंड पर एक्सेल लोड पी आर है, इसकी वजह से ये इसकी बकलिंग पोजीशन है। तो यहाँ पर इसी कर्व के ऊपर एक क्यू पॉइंट लिया एक्स वाई, उसके ऊपर हम लोग एक सेक्शन ले लेते हैं और वहाँ पर हम लोग ऑयलर इक्वेशन लगाएंगे। तो गवर्निंग ऑयलर इक्वेशन जो ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स, ये इक्वेशन है। इसमें हम लोग मोमेंट निकालते हैं इस पॉइंट पर क्यू पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो करेक्टिव मोमेंट यहाँ पर आ रहे हैं एम ओ, इसकी वजह से अब यहाँ पर इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस जगह से एक तो यहाँ से जो P होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, तो इधर से तो आ गया पी वाई, और एक मोमेंट है MO। तो यहाँ से इस करेक्टिव मोमेंट को लाने के लिए यहाँ पर भी इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। अगर कॉलम वर्टिकल होता तो ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती। तो इस डायरेक्शन में अब आप सोचिए कि क्या आप इसको, ये जो करेक्टिव मोमेंट को लाने के लिए क्या अगर इस डायरेक्शन में इसका नाम, अगर ये जो फोर्स है इसका नाम अगर हम लोग H रखें, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग या तो H इधर से लगा सकते हैं इस पॉइंट पर B पर, या फिर इधर से। तो कौन सा हम लोग लगाएं जो इस MO को, यहाँ पर जो MO दे रहा है इसका इफेक्ट को यहाँ पर इस एंड से दे। तो अगर ये ऊपर से H होता है तो आप देखिए ये जो शेप है, ये शेप अगर ऐसे फोर्स लगता तो और ज़्यादा ऐसे हो जाता। इसका मतलब ये वाली फोर्स जो करेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा शेप है और अगर ये ऐसे लगाएंगे तो ये जो शेप है ये इस तरफ ऐसा आने की कोशिश होती है इसकी। इसका मतलब ये जो कर्व है ये कॉलम एक्सिस की तरफ आता है। तो हम लोग ये वाला इसमें इस एंड की तरफ, इससे हमें पता लगता है कि इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगा हुआ है, ऊपर फोर्स नहीं है। तो ये बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम में एक यहाँ पर और एक H फोर्स आती है। अगर ये कॉलम हॉरिजॉन्टल है तो ये H फोर्स होती है वर्टिकल होती है, अगर कॉलम वर्टिकल है तो H फोर्स हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें इस एंड पर एक P के साथ साथ एक H लगा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको जो इस पर मोमेंट लेते हैं इस डायरेक्शन से, यहाँ से इसके मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मोमेंट जो होता है ये P जो होता है इसको नेगेटिव मोमेंट देता है, और इसका डिस्टेंस जो है y है, तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई। और ये जो होता है ये H, ये करेक्टिव मोमेंट देता है, इसलिए इसके आगे प्लस लगा देते हैं। और H
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो बाकी और पूरा डिस्टेंस जो है l है, तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है l माइनस एक्स। तो h के साथ जो h जो यहाँ पर मोमेंट देगा वो h इंटू एल माइनस एक्स देगा और ये प्लस का होगा। तो ये गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है ये भी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू एच एल माइनस एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई वाई इज इक्वल टू एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स, और इसको ऐसे लिख देते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स। ये अभी भी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप जानते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन ये होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो आप जानते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो c1 cos kx प्लस c2 sin kx होता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है इसका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ऐसे के स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो के स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर बाई के स्क्वायर एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो के स्क्वायर है और 1 अपॉन के स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, और 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स। और इसको ऐसे कर सकते हैं, यह इक्वल 1 अपॉन के स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस डी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। और ये जो हायर टर्म्स आती हैं इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ है एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स। एच अपॉन ई आई कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग के स्क्वायर की जगह लिख देते हैं पी अपॉन ई आई, और ये एच अपॉन ई आई, और ये एल माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक आता है एल माइनस एक्स माइनस डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एल माइनस एक्स। और हायर टर्म जो होते हैं वो भी हैं, लेकिन वो उसको हम लोग लिखते हैं क्योंकि डी स्क्वायर अभी यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा। जैसे ई अपॉन ई आई से ई आई काट देते हैं तो हमारे पास आता है एच अपॉन पी एल माइनस एक्स माइनस, अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें एल माइनस एक्स का 1 अपॉन के स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है डी, एक बार इसको ये ऑपरेटर इसके अंदर ऑपरेट करें तो एल का तो 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा -1। ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म यहाँ पर ये टर्म नहीं आएगी, और जो हायर टर्म्स है वो तो आएंगी नहीं। तो हम लोगों को इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है वो मिलता है एच अपॉन पी एल माइनस एक्स। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है y इज इक्वल टू c1 cos kx प्लस c2 sin kx प्लस h अपॉन p l माइनस एक्स। ये गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलर इक्वेशन के सॉल्यूशन है इसमें। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस फिगर में देखिए x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 लग कर देते हैं। तो y 0 c1 cos k 0 प्लस c2 साइन k इंटू 0 प्लस h अपॉन पी एल माइनस एक्स, एल और x की जगह 0 रख देते हैं तो ये h अपॉन पी एल माइनस 0 हो जाता है। और ऐसे लिखते हैं 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 1 होता है प्लस c2 साइन 0 0 होने की वजह से 0 हो जाता है प्लस h अपॉन पी एल। इससे मिलता है हमें दिस इम्प्लाइज दैट c1 इज इक्वल टू माइनस एच एल अपॉन पी। यहाँ पर c1 मिल गया। अब इसी इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है, अगर इसका नाम अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 रख दें तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के c1 साइन के एक्स प्लस के c2 कॉस के एक्स प्लस h अपॉन पी कॉन्स्टेंट है, और l का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप x इज इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर देते हैं और x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं माइनस के c1 साइन k इंटू 0 प्लस के c2 कॉस k इंटू 0 प्लस h अपॉन p इंटू -1।
और इससे मिलता है हमें, और इससे मिलता है 0 इजवल टू माइनस के सी वन, साइन 0 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाता है ये पूरी टर्म, प्लस के सी टू माइनस एच अपॉन पी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इससे सी टू की वैल्यू हमें मिलती है सी टू इजवल टू के सी टू इजवल टू एच अपॉन पी, और इससे हमें सी टू मिलता है एच अपॉन पी के। तो ये सी वन सी टू की वैल्यू आ गई। इसको अगर वापस हम लोग वाई इजवल टू इसमें रख दें, सी वन की वैल्यू है माइनस एच एल अपॉन पी कॉस के एक्स, प्लस सी टू की वैल्यू एच अपॉन पी के साइन के एक्स, प्लस एच अपॉन पी एल माइनस एक्स। ये वापस ये जो सॉल्यूशन है इसमें सी वन सी टू की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन वापस अभी भी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इसमें अब हम लोगों को क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग पता है कि कॉलम के चारों केस में x इजल टू एल रखने से आंसर आता है। तो x इजल टू एल पर भी आप फिगर में देखिए x इजल टू एल पर भी यहाँ पर y इजल टू 0 है। तो ये हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं x इजल टू एल पर भी y इजल टू 0, तो y को 0 रख देते हैं, माइनस एच एल अपॉन पी कॉस के एल की जगह हम लोग रख देते हैं 0, एल की x की जगह l, प्लस एच अपॉन पी के साइन के एल प्लस एच अपॉन पी एल माइनस एल। तो ये वाली टर्म जो होती है ये 0 हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म बचेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एच एल अपॉन पी के एच एल अपॉन पी कॉस के एल इजल टू एच अपॉन पी के साइन के एल, से एच कट जाते हैं, पी से पी कट जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है साइन के एल अपॉन कॉस के एल इजल टू मिलता है हमें p, यहाँ से ये p से तो p कट गया, एक k बचा हुआ है और l बचा हुआ है, तो साइन के एल अपॉन कॉस के एल मिल जाता है हमें के एल, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन के एल अपॉन कॉस के एल की जगह लिख देते हैं टेन के एल इजल टू के एल। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें टेन के एल का वैल्यू जो होता है, मतलब ऐसा एंगल कौन सा है, जैसे सपोज के एल को अगर थीटा मान लें तो ऐसा कौन सा थीटा है जब टेन थीटा करने से वापस थीटा आ जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कैलकुलेटर जो होता है वो आपका रेडियन मोड में होना चाहिए, डिग्री, क्योंकि ये कैलकुलेशन ये जो होता है ये जो अगर इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लॉगरिथम के बेस पर होता है और इसमें जो ये जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, ये आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर एक वैल्यू रखा है जैसे 10 का 4.49 रेडियन, ये वैल्यू ऐसा है जिससे इससे लगभग वैसा के वैसे आंसर आ जाता है 4.422। तो अब 10 4.49 जो होता है वो वापस वही उसी के बराबर आ जाता है 4222, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू वापस आ जाती है, मतलब tan थीटा इजल टू थीटा या के एल इजल टू के एल। ये रेडियन 4.49 रेडियन या 4.5 रेडियन, या कुछ राइटर ले लेते हैं उसको 4.5, तो ये ऐसा रेडियन होता है जिससे वापस उसी के बराबर वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि के एल इजल टू आप लिख सकते हैं 4.49 या 4.5। 4.49 मैं इसमें लिख देता हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ, के स्क्वायर एल स्क्वायर इजल टू 4.49 का स्क्वायर। 4.49 का स्क्वायर करते हैं तो 4.49 का अगर हम लोग स्क्वायर करें 4.49 स्क्वायर तो हमें मिलता है लगभग 20.16, तो ये 20.16 है। अगर और यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं पी अपॉन ई आई एल स्क्वायर इजल टू 20.16। अगर हम लोग 20.16 को अगर 2 पाई स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर जो होता है वो 19.739 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 20.16 की जगह हम 19.739 लिख देते हैं। और 19 क्योंकि ये दोनों लगभग पास की वैल्यू है तो बहुत बड़ा एरर नहीं आता है, और 19.739 2 पाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कि यहाँ पर के स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह 2 इसको इक्वल कर देते हैं 2 पाई स्क्वायर के बराबर, और फिर के स्क्वायर की जगह पी अपॉन ई आई, तो ये पी क्रिटिकल जो हमें मिलता है वो मिलता है 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर ये जो होता है ये वाले वैल्यू जो होता है वो आपको पी क्रिटिकल ऑफ पिन जॉइंट के बराबर होती है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कॉलम है कंपेयर करने के लिए चारों कॉलम को। तो इससे आपको पता लगता है कि क्रिटिकल लोड ऑफ फिक्स एंड पिन
जो जॉइंट होता है उसका जो क्रिटिकल लोड होता है उसका 2 टाइम्स होता है। मतलब ये जो लोड है ये पिन जॉइंट पिन एंड कॉलम्स की जो कंडीशन होती है एंड कंडीशन उससे 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो हम लोग वापस इससे चलते हैं। पी सी आर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देते हैं पाई स्क्वायर ई, आई की जगह लिख देते हैं ए आर स्क्वायर। और ये जो एल स्क्वायर है इस टू को अगर हम लोग ऐसे लिख दें एल अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 जो होता है ये इसका स्क्वायर है, से ये L/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो वापस ये मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है एल अपॉन अंडर रूट 2 ये इक्विवेलेंट होता है। एल इक्वल टू यहाँ पर इससे पता लगता है कि एल अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर होता है। और अगर हम लोग इसको के एल से कंपेयर करें, कैपिटल के एल से, तो इससे पता लगता है कि इसमें फिक्स और पिन जॉइंट में जो के होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पी सी आर अपॉन इस ए को इसके नीचे ले जाता हूँ तो ये सिग्मा क्रिटिकल हो जाता है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल अपॉन अंडर रूट 2 की जगह एल ही रख दूँ, एल स्क्वायर और ई भी है यहाँ पर। तो ये ऐसा हो जाएगा सिग्मा क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर का स्क्वायर, जो कि हमेशा हमें आंसर यही मिलता है पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर। सिग्मा क्रिटिकल हमेशा इसी फॉर्म में आती है और एल ई अपॉन आर की वैल्यू ज़रूर यहाँ पर चेंज होती जाती है। तो इसमें भी ये हमारा आंसर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका भी अगर एल ई अपॉन आर और सिग्मा क्रिटिकल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही कर्व आएगा। तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन है, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना भी जो डेरिवेशन है उसमें फोर्थ कंडीशन डेराइव करने के लिए सबसे टफ है, लेकिन इसलिए इसका थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और इसको समझ लीजिए कंसेप्ट को अच्छी तरह से।